दोस्तों आ गया हूं मैं पूरे 2 महीनों के बाद Galaxy M34 5G का कंप्लीट रिव्यू लेके। और अभी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 14,999 रुपीज़, बोले तो 15,000 रुपए में। तो इस प्राइस पे क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इन 2 महीनों में मेरा कैसा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ रहा है, आपको सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। अब सबसे पहले गाइस प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी तो ये 18 से 20,000 की रेंज में मिल रहा है, अभी इसको रहने दीजिए। Amazon पे 8 अक्टूबर से सेल लगने वाली है। उस सेल में जो इसका प्राइस हाईलाइट किया जा रहा है वो है 15,000 रुपया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो सेल प्राइस रहने वाली है वो रहेगी 16,499 रुपीज। उस पे अगर आपके पास बैंक का कार्ड है तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। उस प्राइस पे ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन के डिजाइन से रूबरू करवाना चाहूंगा। तो प्लास्टिक बैग के साथ ये स्मार्टफोन आता है और जिस कलर में मैंने इसको परचेज किया है वो थोड़ा सा सतरंगी सा कलर है। तो अगर आप इसमें परचेज करते हो तो थोड़ा सा शाइनी ये स्मार्टफोन करता है। उसके साथ ही एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो इसका बैक पैनल है उस पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं और इस स्मार्टफोन पे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं अगर हम बैक से देखते हैं। तो यहाँ पर रेकमेंडेड रहेगा कि अगर आप इस फोन को परचेज कर रहे हो तो एक कवर डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। तो अगर आपको 2 सिम यूज ही करनी है और उसके साथ मेमोरी कार्ड भी यूज करना है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 सिम्स एक टाइम पे मिलेगी या एक टाइम पे आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड ही लगा पाओगे। थोड़ा सा हैवियर साइड तो ये स्मार्टफोन है, लेकिन जितना मैंने यूज किया है तो थोड़े दिन यूज करने के बाद हैबिचुअल आप हो जाओगे, आपको उतना भारी ये स्मार्टफोन नहीं लगेगा। तो ओवरऑल लुक जो है इसका प्रीमियम सा ही लगता है। और जो कैमरा का कटआउट सैमसंग ने रखा हुआ है तो ये एक मैच्योर कटआउट लगता है और जो सैमसंग की एस सीरीज में आता है उस हिसाब से तो मुझे देखने में काफी प्रीमियम लगता है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले हमें फ्रंट में मिलता है जो कि फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर एक कमी है कि YouTube पे 1080p पे ये वीडियोस को स्ट्रीम नहीं कर पाता है और HDR का सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन फन फैक्ट ये भी है कि अगर आप क्रोम पे जाके YouTube में वीडियोस को प्ले करते हो तो वहाँ पर 4K का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सैमसंग ने लिमिटेशन पता नहीं क्यों लगाई है, ये सैमसंग ही जाने। इसी के साथ ही यहाँ पर अच्छी बात यह है कि Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन हमें इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। तो एडेड एडवांटेज है कि थोड़ी सी अच्छे लेवल की प्रोटेक्शन हमें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। अब गाइज आपका क्वेश्चन यही होगा कि 120 हर्ट्ज में ये स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है। तो जितना भी दोस्तों मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ किया हुआ है काफ़ी अच्छा है और जितने भी लोगों को मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ करने को दिया है वो यकीन नहीं कर पाए हैं दोस्तों। ये आप मेरी बात मानिए, मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि ये सैमसंग का फ़ोन है, मतलब काफ़ी स्मूथ चलता है और जो इसके यूआई में लैग्स हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि 120 हर्ट्ज को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है और किसी भी तरह के जो जिटर हैं वो हमें 120 हर्ट्ज के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही धूप में लेके जाओ, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और जो डिस्प्ले को देखने की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि कलर्स वगैरह अच्छे प्रोड्यूस करके ये डिस्प्ले डेफिनेटली दे देती है। अब दोस्तों सैमसंग ने इसको हाईलाइट किया एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन। तो देखते हैं कि ये अच्छे परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है या नहीं, बिकॉज एक्सिनोस का 1280 चिपसेट यहाँ पर सैमसंग ने लगाया हुआ है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आता है। UFS 2.2 की स्टोरेज आती है और 4 लाख के आसपास के Antutu स्कोर्स हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो रही स्मार्टफोन की ऑन पेपर बात। अब प्रैक्टिकल में ये कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज हम सब ने देखा है कि जो 15 से 20,000 के सैमसंग के फोन होते हैं वो काफी ज्यादा लैग करते हैं। दोस्तों जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मैं आपको 2 मैटर्स में समझाना चाहूंगा। एक वो यूजर होगा जो कि इस स्मार्टफोन को वीडियोस देखने के लिए, कैमरा पर्पस के लिए और सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के लिए लेगा, और दूसरा जो यूजर होगा वो इस स्मार्टफोन को इन पर्पजेस के साथ साथ गेमिंग करने के लिए भी लेने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूजर की क्वेरी को सोल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक टाइम पे मल्टीपल ऐप्स को ओपन करते हो, क्लोज करते हो या रैम में भी आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन रह जाती हैं, तो जो ऐप्स आप होम स्क्रीन पे चला रहे होगे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसा हो जाता है कि 12 से 15 एप्लीकेशन आपने रैम में रखी हुई हैं तो उसके बाद जो आप नेक्स्ट एप्लीकेशन फिर से खोलते हो उसमें हमें लैग के इश्यूज देखने को मिल जाएं। लेकिन इस स्मार्टफोन में ऐसा नहीं है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो रात की मेरी ऐप
बैकएंड में चली हुई है वो सुबह वहीं से चलती है। तो ये जो है मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है। हालांकि ऐसा हो जाता है कि अगर आप मल्टीपल ऐप्स को एक टाइम पे परफॉर्म कर रहे हो तो छोटे मोटे जिटर इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आपके एक्सपीरियंस को बेकार बनाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ऐप्स अगर आप इसमें नॉर्मली खोल रहे हो, थोड़ा सा हैवी मल्टीटास्क भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई भी लैग हैंग के इशूज़ नहीं होंगे और जो एनिमेशंस हैं वो स्मूथ रहती हैं और जो आपकी ऐप्स हैं मतलब वो फटाफट लोड हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके गेमिंग सेक्शन की। तो गेमिंग मैंने BGMI इसमें करी हुई है, यानी कि अभी भी कंटिन्यूसली मैं करता रहता हूँ ओकेजनली। तो यहाँ पर सीन ये है कि HD हाई तक की मैक्सिमम सेटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ये सेटिंग आप खेल पाओगे, डेफिनेटली खेल पाओगे, लेकिन जैसे ही आप आधे घंटे से ऊपर क्रॉस करोगे तो इसमें आपको थोड़े से हीटिंग के इशूज़ और थोड़े से लैगिंग के इशूज़ इस सेटिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मीडियम लेवल तक ही सेटिंग पे आप खेलो, उसके बाद 1 आवर तक आप कंटिन्यू इसमें गेमिंग कर सकते हो। उसमें ना ज़्यादा हीटिंग मिलेगी और ना ही ज़्यादा गेम इसमें आपको लैग करती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्मार्टफोन में कोई भी मेजर हीटिंग के इशूज़ नहीं है, यानी कि अगर आप BGMI को मतलब ताबड़तोड़ खेलोगे तब तो भाई हर एक स्मार्टफोन, आईफोन हो चाहे सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन हो, वो सभी ही हीट कर जाते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन में ऐसा कोई हीटिंग इशूज़ नहीं है अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो। लेकिन जितना भी मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ किया है गाइज, अगर आपका गेमिंग भी पर्पज़ है, मतलब हाई वाली गेमिंग नहीं लेकिन उसके साथ ही आपका कैजुअल यूज़ भी है, यानी कि मल्टीटास्क आप करते हो और सोशल मीडिया, कैमरा और वीडियोस देखने के लिए आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा। परफॉर्मेंस इसकी हमें काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के हिसाब से देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बैटरी और 5G के बारे में बात कर लेते हैं। 5G इसलिए क्योंकि जो 5G की ऑप्टिमाइजेशन है वो भी जानना जरूरी है, बिकॉज हमारे कंसर्न रहते हैं कि कहीं 5G में बैटरी ज़्यादा तो नहीं खाता है। तो सबसे पहले 6000 mAh की बैटरी इसमें मिल जाती है और 25 वोल्ट की चार्जिंग है। याद रखिए दोस्तों कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें चार्जर नहीं मिलता है और जो बैटरी है वो पूरा एक दिन आपका निकाल के दे देगी अगर आप गेमिंग के साथ साथ इस स्मार्टफोन का कैजुअल यूज़ भी करते हो। लेकिन अगर आप गेमर नहीं हो, गेम कोई भी नहीं खेलते हो, तो आप इस स्मार्टफोन को 2 दिन तक ईजिली चला पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं गेम नहीं खेलता हूँ तो आज चार्ज किया तो कल शाम दोपहर तक मतलब इस स्मार्टफोन को चार्ज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 6000 mAh की बैटरी है वो आपका काफ़ी लंबा साथ निभाने वाली है। इसके साथ ही 5G अगर आप इस स्मार्टफोन पे कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, जितना भी मैंने यूज़ किया है मैं मतलब मैक्सिमम कंटिन्यूसली ही यूज़ करता हूँ और जो स्पीड्स हैं वो काफ़ी अच्छी आ जाती हैं और 800-900 Mbps के आसपास तक ये स्पीड दे देता है और कभी कभी आपको 1 Gbps के आसपास भी जो स्पीड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो जो 5G के साथ ऑप्टिमाइजेशन है वो इसकी बेटर मुझे लगी हुई है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा रहता है कि अगर 4G में आपका स्मार्टफोन 2% बैटरी खर्च कर रहा है तो इसमें 3.5% बैटरी खर्च करेगा, लेकिन जो 5G का मजा है वो भी तो आपको चाहिए, तो उस केस में ऐसा है। तो अगर आप 5G के साथ यूज़ करते हो तो पूरा एक दिन तो आपका स्मार्टफोन 100% के साथ डेफिनेटली निकाल कर दे देने वाला है। इसके बाद दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OIS की, इस स्मार्टफोन के कैमरा सेक्शन की। तो फाइनली 50 मेगापिक्सल का OIS लेंस हमें इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाता है और ये एक अच्छी बात है कि सैमसंग ने 15-17 हज़ार की रेंज के स्मार्टफोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी है। उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का वही लेंस जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बैक कैमरा से ये मैक्सिमम 4K 30 fps तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और फुल HD 60 fps का सपोर्ट भी मिल जाता है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि फुल HD 30 fps तक आपको वीडियोस को रिकॉर्ड करके दे देने वाली है। अब शांति से दोस्तों बात करते हैं कि इसका कैमरा एक्चुअली है कैसा। अब जैसे ही आप इस स्मार्टफोन की कैमरा ऐप को खोलते हो तो यहाँ पर स्नैपचैट के जो ऑप्शंस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सैमसंग ने स्नैपचैट के साथ कोलैबोरेशन की है और जो स्नैपचैट के फिल्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर फर्स्ट टॉगल में ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप मतलब इनके साथ खेल सकते हैं या जो भी आपका करना है आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही वीडियो में हमें सुपर स्टेडी मोड भी देखने को मिल जाता है, सुपर स्लो मो भी हमें देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही सिंगल टेक जैसे जो एक प्रीमियम लेवल के सैमसंग के फीचर्स हैं वो हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे पहले शॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जो डे के शॉट्स रहते हैं जितना भी मैंने नोटिस किया है काफ़ी नेचुरल सैमसंग रखने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े से बूस्टेड होते हैं ताकि आईज को दिखने में काफ़ी अच्छे लगें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बिल्कुल ही नेचुरल इमेज हो जाए तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी दिखने को नहीं लगती है। तो बाकी ब्रांड की तरह सैमसंग ने भी इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट तक किया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो नेचुरलिटी है उसको मेंटेन रखता है। इसके साथ ही जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी मुझे बेटर लगा और काफ़ी अच्छे स्काई शॉट्स ये आपको निकाल के दे देगा। आपको लगेगा कि थोड़े से महंगे वाले स्मार्टफोन से ये इमेजेस कैप्चर की हुई है, लेकिन एक्चुअली M34 5G की ही है। इसके साथ ही नाइट के बारे में हम बात करते हैं तो नाइट में भी जो शॉट्स हैं वो डिसेंट रहते हैं। अब इसके जो प्राइस रेंज है वो आप कंसीडर कीजिए तो नाइट के हिसाब से भी जो शॉट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं गाइस, तो OIS इस स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकाल के दे रहा है। हालांकि कभी कभी हो जाता है कि अगर सन के साथ आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, उस केस में आपको वीडियो शूट करनी है तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर जाता है HDR वगैरह मेंटेन करने में। लेकिन जो ओवरऑल इसकी वीडियो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप दौड़ के भी वीडियो बनाते हो तो आपको ज़्यादा जिटर इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हाँ अगेन एक अच्छी बात बन जाती है। इसके साथ ही फोकस हंट के इश्यूज भी इसमें नहीं है, तो फोकस भी ये ऑब्जेक्ट पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरह से कर लेता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके नाइट वीडियो सैंपल्स की, तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया दोस्तों कि ग्रेन्स हमें थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आप इस स्मार्टफोन को कम लाइट दे रहे हो। लेकिन फिर अगर मैं इसके प्राइस रेंज को कंसीडर करें और इस प्राइस रेंज में मैंने जितने भी कैमरास यूज़ किए हैं तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा से बेटर ही जो नाइट के शॉट्स हैं वो दे पा रहा है। हालांकि ग्रेन्स वगैरह हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं और फुल HD 30 FPS पे ही सिर्फ OIS वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी के जो मोड्स होंगे उस पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको काम में नहीं आने वाला है। इसके बाद ओवरऑल गाइज जो इसके नाइट के बैक शॉट्स हैं, जो फ्रंट वाले शॉट्स हैं वो गुड क्वालिटी के आते हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन के कैमरा को अच्छी लाइट देते हो तो ये आपको अच्छे ही शॉट्स कैप्चर करके देगा। लेकिन अगर थोड़े से कम लाइट दोगे तो थोड़े से आपको ग्रेन्स और थोड़ा सा नॉइज देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके प्रायोरिटी कैमरा है तो डेफिनेटली गाइज इस स्मार्टफोन को इस प्राइस रेंज पे मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, बिकॉज बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं जो कि 15 से 17 हज़ार की रेंज में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट में जो कि टॉप पे कैमरा के मामले में आते हैं। इसके साथ ही UI में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी है, सिक्योर फोल्डर हमें स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, सैमसंग पे, सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट भी स्मार्टफोन में है और 4 साल के मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगे। यानी कि एंड्रॉइड 13 के साथ लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉइड 17 तक आप बेफिक्र हो जाइए। लेकिन वहाँ पर कंसर्न भी रहता है कि क्या प्रोसेसर उतना हैंडल कर पाएगा, वो तो फ्यूचर में देखने की बात होती है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस निकाल के देगा। लेकिन अभी के लिए 4 साल के OS अपग्रेड्स तो आपको इस स्मार्टफोन में मिलने ही वाले हैं। ओवरऑल जितना भी मैंने One UI को यूज़ किया है तो जो अपडेट्स हैं वो आपको इसमें टाइमली देखने को मिलेंगे और जो ओवरऑल One UI को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ रहती है और कम से कम लैग हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये रहा मेरा 2 महीनों का कंप्लीट एक्सपीरियंस और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में बेटर मिल जाता है, इस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है, इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा बेटर मिल जाता है और इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो आपको और बेटर देखने को मिल जाती है। साथ ही सॉफ्टवेयर को भी आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज 4 साल तक सैमसंग ने अपडेट्स देने का वादा किया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 20,000 के नीचे कोई भी ब्रांड अभी के टाइम पे कर पा रही है। तो जहां तक मुझे लगता है कि 15-16 हज़ार में जितने में भी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है आप ले लीजिए। अगर आपका मन है सैमसंग का फ़ोन लेने का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है और यही मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस स्मार्टफोन के लिए है। बाकी आपको कैसा है वीडियो लगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।